जय हिंद। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए इंडियन पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना दोस्तों। अब इस वीडियो में हम समझेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले की वीडियो में, पहले मैंने 3-4 या अब ये चौथी वीडियो है ना दोस्तों, पहले की 3 वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि पहले पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के पहला जो भाग था ना, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने अपलोड कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम समझेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेकेंड यूनिट है आपकी किताब के हिसाब से, लक्ष्मीकांत 6th रिवाइज एडिशन के हिसाब से। अगर आपके पास 6th एडिशन होगा ना, वो भी चल जाएंगे। अब इसमें ये जो किताब है ना, ये लेटेस्ट है। लेटेस्ट होने का मतलब हुआ इसमें थोड़ा बहुत तो आपको चेंज देखने को ज़रूर मिल सकते हैं ना दोस्तों। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कहीं से भी ले लीजिए। अगर आपके पास 6th एडिशन है ना, वो भी चल जाएंगे। बस किताब हमेशा के लिए आपके साथ रखना है। जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी हमेशा आपके साथ किताब होना चाहिए, और हाथ में हाईलाइटर रखिए। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना, वहाँ पे जाके आप हाईलाइट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी समझना चाहते हैं ना फ्रेंड्स। अब देखेंगे इस वीडियो में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान अब बनने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगा ना फ्रेंड्स, किताब को तोड़ के मैं छोटा वीडियो करके आप अपलोड करूँगा। कहीं ना कहीं कभी 10 मिनट्स के वीडियो भी हो सकते हैं। बस अपने पास क्या रखना है, प्लेलिस्ट में जाना है, एक एक वीडियोस को क्लिक करके आपको देखना है। जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे ना, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, और आप इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करके आप जा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ना, हम देखेंगे कि भाई जो आइडिया जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया दिया था, ये दिया था एम.एन. रॉय साहब ने। एक फेमस पर्सनालिटी है एम.एन. रॉय साहब ने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1934 में, 1934 में। ये अब एम.एन. रॉय साहब कौन था? एक पायनर था, है ना, फेमस पर्सनालिटी था कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। जब कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, अब कम्युनिस्ट मूवमेंट क्या होता है वो हम किसी ऐसे मतलब वीडियो में पढ़ेंगे जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के रिलेटेड होते हैं ना दोस्तों। अब कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था, उनके एक पायनर लीडर थे, है ना, एम.एन. रॉय साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था 1934 में। 1935 में क्या होता है ना दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करता है किस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये क्या डिमांड करता है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, अपना संविधान होनी चाहिए। 1938 आते हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी किसके बिहाफ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर करता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम, अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रेम करने का हमें अधिकार देना चाहिए। कोई किसी का बाहर के इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि भाई अब ब्रिटिशर हमारे ऊपर करते रहेंगे, अब वो नहीं चलेगा, है ना दोस्तों। आप ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे ना, ये इलेक्टेड होना चाहिए, न कि नॉमिनेट, जो ब्रिटिशर्स करते थे ना, नॉमिनेट। अब इस चीज़ को ख़त्म कर देनी चाहिए। अब वो इलेक्टेड किस बेसिस पे होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स राइट टू वोट। अब बोलने का क्या मतलब था, आगे जाके हम इंडियन चाहते थे अब इन ब्रिटिशर्स के चंगुल से बाहर जैसे भी हैं निकलना है। अब बहुत हो गया भाई। अब क्या होता है इससे, अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई इंडिया के अंदर हमेशा हमारा दबाव हो। अब ये आते देखना, अब ब्रिटिशर्स क्या क्या चाहते थे। अभी ये ऑफ़र दे रहा है, कभी मिशन भेज रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये ब्रिटिशर कुछ नहीं चाहते थे भाई, कुछ भी नहीं चाहते थे। ये बस चाहते थे कि इंडिया को हमारे अंदर जैसे तैसे करके रखना है। इसके बाद क्या होता है देखो भाई, ये अब इसने क्या किया, डिमांड को एक्सेप्ट किया ब्रिटिश सरकार ने, और 1940 में 1940 में एक ऑफ़र दे दे कि भाई चलो हम एक ऑफ़र देता है इन द नेम ऑफ ऑगस्ट ऑफ़र। पहला पॉइंट मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ऑगस्ट ऑफ़र देते हैं कि भाई चलो हमने डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। 1942 के समय आते सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक बंदे को भेज देता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट
एक प्रपोज़ल को ड्राफ्ट करने के लिए कि भाई ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन को हम आपको दे देंगे, मगर कब देंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 1945 में तो भाई पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे। अब ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वादे तो बड़े बड़े करते थे भाई, करता कुछ भी नहीं था। इंडियंस को अब समझ में आने लगे कि भाई ये ब्रिटिश कुछ नहीं करने वाले हैं, बस हमें अब मौका है इनसे जैसे तैसे करके ब्रिटिशर्स के चंगुल से निकलना है। अब क्या किया गया इस क्रिस मिशन ने कि भाई एक प्रपोज़ल को लेके आए कि चलो हम दे देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, बट कब देंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अरे भाई हद हो गया। देखना अब ये चाहते क्या थे कि इंडिया को भी अंदर कर देंगे, किसके अंदर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देने का एडॉप्ट करने का इन्होंने वादा किया, बट क्या हुआ, क्रिप्स मिशन ने जो है ना उसको किसने रिजेक्ट कर दिया? मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। अब मुस्लिम लीग क्या चाहते थे? और अपना एक ऑटोनोमस कंट्री चाहते थे, दैट्स पाकिस्तान, है ना दोस्तों, अपना डोमिनियन चाहते थे। फाइनली क्या हुआ ना दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा। इसमें कौन 3 लोग बड़े थे ना, लॉर्ड पैथिक, लॉर्ड पैथिक खुद लॉरेंस भी था इसमें, लॉर्ड पैथिक थे और A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 बंदे आए यहाँ पे एज कैबिनेट मिशन बन के, है ना दोस्तों। अब क्या होता है, फाइनली कैबिनेट मिशन जो है ना टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान की असेंबली, इस चीज़ को कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं दोनों के लिए। अब ये किसकी सेटिस्फाइड के लिए बनाते हैं? मुस्लिम लीग। वाई? मुस्लिम लीग चाहते थे कि हमें एक सेपरेट स्टेट बनना है, इसीलिए मुस्लिम लीग के सेटिस्फाइड के हिसाब से दोनों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार करके दे देते हैं। अब क्या होता है देखो दोस्तों, अब हो गया ना असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हो गया। अब इसके अंदर मेंबर्स को, यानी जो लोग हैं ना मेंबर जाते थे इस असेंबली के अंदर, उनको कैसे इलेक्ट करते थे और किस बेसिस पे क्या करते थे ये ब्रिटिशर्स? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूट। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया था? 1946 में, नवंबर 1946 में। आपके किताब में ही है फ्रेंड्स, आई होप आपने किताब अपने सामने खोल के रखे होंगे। एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। अब क्या होता है ना दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अंडर द स्कीम फॉर्मुलेट बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। इसके स्कीम के हिसाब से कैबिनेट मिशन प्लान, किसकी स्कीम के हिसाब से? कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से, है ना दोस्तों, फॉर्मुलेट करते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन प्लान जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पहले ही आया हुआ था 1946 में। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स को कैसे रखा वो हम देखेंगे। इसका कंपोजिशन, पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल स्ट्रेंथ जो रखा ना वो रखा है 389। अब इस 389 में से 296 अलॉट किया किसको? ब्रिटिश इंडिया को, जो ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली रूलिंग करते थे। हो गया पहली बात 296। 93 दिया किसको? प्रिंसली स्टेट्स को, जो राजे रजवाड़े होते थे ना, छोटे छोटे राजे रजवाड़े, उनको दे दिया। चलो भाई तुम लोग भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर लो, मगर देता कुछ नहीं था दोस्तों ये ब्रिटिशर्स। आगे मतलब चाहते थे कि हो हमारे अंदर रहे और इंडिया को है ना अलग अलग एंगल से तोड़ मरोड़ के रखे, उनके ऊपर रूलिंग करें। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी आप ये कंटिन्यू रखना चाहते थे, बट हमने माना नहीं। इंडियंस को आप समझ में आने लगे कि ये देता कुछ नहीं, है ना दोस्तों। ये पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, है ना दोस्तों। आप जाके किताब के हिसाब से, सॉरी फ्रेंड्स, ये पेन जो है ना वो छोटा होने की वजह से मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है ना दोस्तों। अपने हिसाब से आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब क्या किया ना दोस्तों, टोटल स्ट्रेंथ है कितने? 389। 296 दिया ब्रिटिश इंडिया को, 93 दे दिया किसको? प्रिंसली स्टेट्स को। अब इस 93 में से 296 जो ब्रिटिश इंडिया को दिया था ना फ्रेंड्स, इसमें से क्या किया, 292 मेंबर्स वर ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स। जो 11 प्रोविंसेस थे ना दोस्तों, इस 296 सीट में से 292 सीट को 11 जो प्रोविंसेस होते थे ना, वो आप जाके लास्ट के किताब के लास्ट में जो इस
चैप्टर के जो लास्ट में नोट एंड रेफरेंसेस है ना, वहाँ जाके 11 मेंबर्स को आप देख सकते हैं। अब इस 11 मेंबर्स में गवर्नर जो है ना, प्रोविंसेस, ये कौन कौन थे? मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, बंगाल एंड असम। ये हुआ 11 प्रोविंसेस। 292 इन 11 प्रोविंसेस को दे दी, ले लो भाई। अब जो 4 जो है ना, वो दे दी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। अब ये जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस क्या कौन कौन थे? दिल्ली, अजमेर, मेरवारा, कोक एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। हो गया ना 296। इस तरह से सीट को बांट लिया। अब ये जो इच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, अब प्रोविंस जो 11 थे ना, एंड प्रिंसली स्टेट जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े राज करते थे, और एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन सम केस, जो छोटे छोटे स्टेट्स होते थे ना, जहाँ पे छोटे छोटे राजे रजवाड़े करते थे, उन सब को एक मतलब ग्रुप ऑफ स्टेट्स को क्या किया, एक बना दिया ना। वो उसको उन मतलब इन तीनों को क्या करके दिया, सीट्स को रफली ऑन दियर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से दे दिया भाई, कि पॉपुलेशन जहाँ पे, अब इसमें लिखा है ना रफली, जहाँ पे 1 मिलियन, दैट मीन्स 10 लाख पॉपुलेशन के लिए एक सीट। आप सोच समझ सकते हो, मतलब देखिए ना फ्रेंड्स, ये ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, 10 लाख लोगों के लिए एक सीट। ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं चाहते थे फ्रेंड्स, कुछ भी। अब 10 लाख लोगों के लिए एक सीट, उससे क्या होता था, लोगों का कोई फंडामेंटल है, लोगों का जो बेसिक नीड, उससे चलेगा कुछ नहीं चलेगा फ्रेंड्स। ये होता था, ये हुआ सेकंड पॉइंट में। अब थर्ड पॉइंट में क्या होता है ना दोस्तों, ये जो इच सीट अलाउड टू द ब्रिटिश प्रोविंस, जो ब्रिटिश प्रोविंस था ना, ब्रिटिश प्रोविंस में कितने सीट थे? 296। वो जो है ना 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के ऊपर ये बांट दिया। अभी भी आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, देखिए अभी भी ये रीजनल या रिलीजनिज्म को जो है ना, अभी भी ये कंटिन्यू रखना चाहते थे। धर्म के नाम पे हमारे देश को ये अभी भी तोड़ के रखना चाहते थे। इससे क्या होता था ना दोस्तों, लोगों का माइंड मतलब ये के ऊपर ये राज करना चाहते थे, और लोगों को डिवाइड करके उनके ऊपर रूल करना चाहते थे ये ब्रिटिशर्स। वो ये जो है ना 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़, ये कौन कौन थे? मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल, ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, है ना दोस्तों। ऑल एक्सेप्ट जो जनरल जितने भी रिलीजन होते हैं ना, उनको दे दिया क्या, जितने भी पॉपुलेशन होते थे ना, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से सीट दे दी। दैट मीन्स आप रिलीजन मतलब रिलीजनिज्म जो है ना, रिलीजनिज्म के हिसाब से ये सीट्स को अलॉट कर दिया। ये हुआ थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है ना दोस्तों, जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जो मेंबर जा रहा है, वो कम्युनिटी खाली वहाँ पे जाके वोटिंग कर सकते थे। ये लिखा है आपके फोर्थ पॉइंट में, लिखा है ना फ्रेंड्स, जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है ना असेंबली के अंदर, वही कम्युनिटी उसको वोट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुस्लिम मेंबर जा रहे हैं ना असेंबली के अंदर, वही मुस्लिम कम्युनिटी उस बंदे को वोट कर सकते थे। नो अदर कम्युनिटी वेर अलाउड टू बी, मतलब वो वोट कर सकते थे इस, मतलब दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव जो जा रहे हैं ना, वो दूसरे कम्युनिटी के लोग इस रिप्रेजेंटेटिव को वोट नहीं दे सकते थे। ये हुआ इस कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फोर्थ पॉइंट है। अब जो वो वोटिंग होगा ना, वो किस बेसिस पे होगा, ऑन बाय मीन्स ऑफ ये ना द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, हमारे राष्ट्रपति कैसे इलेक्ट होता है, उसमें हम अच्छे से इस चीज़ को पढ़ना है, हम उसमें पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। अब 6th पॉइंट है, तो 5th पॉइंट है इसमें, जो रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट से जा रहे थे ना, अब उनको नॉमिनेट करते थे, अब उसको इलेक्ट करने की कोई हक नहीं थी, है ना। मतलब प्रिंसली स्टेट को, मतलब जो राजा रजवाड़ों का राज था ना दोस्तों, उनको बोला चलो तुम लोग भी थोड़ा खाओ, है ना, मगर वो इलेक्ट के लिए नहीं बोलते थे। वहाँ लोगों का कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये नहीं चाहते थे। अब ये कैसे नॉमिनेट होता था, जो वहाँ के प्रिंसली स्टेट का हेड है ना, राजा, वो किसी बंदे को भेजते थे कि भाई उस बंदे को, अब राजा और ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलजुल के अंदर से होते थे ना, वो उस हिसाब से मतलब भेजते थे जो अपने कोई होगा, है ना दोस्तों। ये हुआ कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इससे क्या क्लियर होता है ना दोस्तों, कि जो हमारा जो है ना असेंबली के अंदर अब पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेट हुआ, कुछ लोग इलेक्ट हुआ, कुछ लोग नॉमिनेट हुआ। अब जो डायरेक्ट इलेक्ट होता है ना दोस्तों, अब ब्रिटिशर्स ने एक
मतलब चाल पहले से ही खेल कर रखा था कि भाई वही लोग इलेक्ट वोटिंग कर सकते हैं जिसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी होगा, जो सरकार को टैक्स दे रहा होगा, और जो थोड़े पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड टाइप ऑफ लोग होते हैं, है ना दोस्तों। बाकी जो मतलब नीचे तबके के लोग हैं ना, लोअर सेक्शन, उसमें इंडियन कम्युनिटी को हमेशा दबा के रखना चाहते थे ये ब्रिटिशर्स, और लिमिटेड फ्रेंचाइज थे ना दोस्तों। इलेक्शन होती है जुलाई अगस्त 1946 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना वो 208 सीट्स ले लेती है, मुस्लिम लीग 73 सीट्स को ले लेती है, एंड 15 सीट्स ले लेती है ये छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट जो ग्रुप्स होते हैं ना वो ले लेते, उसने ले ली। अब जो 93 जो सीट्स प्रिंसेस स्टेट को दे दी ना, प्रिंसेस स्टेट ने असेंबली में अटेंड ही कभी नहीं आया, ये अटेंड ही नहीं किया इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। फिर क्या होता है ना दोस्तों, अब जो इलेक्टेड नहीं था ना, ये लोग क्या करते थे, कुछ जो मिनिमम अमाउंट ऑफ लोग उन्हीं को जाके वोटिंग कर सकते थे, कोई इलेक्टेड फ्रेंचाइज इन्होंने नहीं दी। बट इसमें क्या हुआ ना दोस्तों, असेंबली के अंदर हर सेक्शन ऑफ लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव दे दी, जैसे हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन, एससीज, एसटीज, इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दिस सेक्शंस, है ना, वुमेन ऑफ ऑल दिस सेक्शंस, आपकी किताब में ही लिखा है। सारे इन जितने भी सेक्शंस हैं ना, उन सारे वुमेन्स को, महिलाओं को भी इसमें आने की अनुमति रिप्रेजेंटेटिव दे दी। अब इसमें क्या हुआ ना दोस्तों, और एक बात, असेंबली के अंदर बड़े बड़े लोग भी आए, पर्सनैलिटीज़ भी, फेमस पर्सनैलिटीज़ भी इस असेंबली के अंदर आए, एक्सेप्ट गांधी जी, हमारा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी इस असेंबली में नहीं गए। क्यों? महात्मा गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हमें ब्रिटिश के चंगुल से निकलना ही निकलना है, हमें आज़ाद होना है। दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसके बाद होता है भाई कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसमें क्या होता है, देखो भाई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग होता है ना, वो होता है 9 दिसंबर 1946 में। मुस्लिम लीग इस चीज़ को बाइट करता है इस असेंबली मीटिंग को, क्यों वो सेपरेट पाकिस्तान चाहते थे ना। अब है ना दोस्तों, द मीटिंग वाज दस अटेंड ओनली 211 मेंबर्स। अब 211 कैसा हुआ, 208 खाली, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में 208 मेंबर्स थे। जो 3 मेंबर थे ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं या इंडिपेंडेंट, क्या बोलते हैं उसको, या इंडिपेंडेंट या मुस्लिम लीग कहीं से आया होगा, हो गया 211 मेंबर्स ने इसमें अटेंड की। और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट मीटिंग में, जो होता है दिसंबर 9, 1946 को, है ना दोस्तों। लेटर क्या होता है बाद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति जी भी बनता है ना, राष्ट्रपति जी को इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट बनाते हैं इस असेंबली का। और एस.सी. मुखर्जी एंड वी.डी. कृष्णमाचारी जी को एज वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं इस असेंबली के। इससे क्या पता चल जाता है कि असेंबली के कितने वाइस प्रेसिडेंट थे, 2। आपने अपने किताब आगे रखा होगा, उसमें लिखा हुआ है। इसके बाद क्या होता है ना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब असेंबली के अंदर हमारा जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो आने वाले फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट फ्री इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है ना, जवाहरलाल नेहरू जी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, हिस्टोरिक रेजोल्यूशन, है ना दोस्तों। कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को असेंबली के अंदर पास कर देते हैं। अब इसमें क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, क्या बोलते हैं, देखो दोस्तों, कि हमारा एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री होना चाहिए, और हमारे फ्यूचर गवर्नेंस, जो हमारे फ्यूचर के रूल्स एंड रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हम सब खुद बनाएंगे। ये हुआ इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पहला है, इसमें ये बोल रहे थे। सेकंड में क्या बोला ना दोस्तों, जो अभी टेरिटरीज है कंपेयर जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर है, टेरिटरीज दो नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट्स, अब इंडियन स्टेट बनने जा रहे हैं, बने हैं। एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, और वो पार्ट्स ऑफ इंडिया और जो आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर वो ज्वाइन करना चाहते थे, किसके साथ, राइट, आर विलिंग टू कंसिडर इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया के साथ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, विलिंग है, वो उन सब के लिए क्या बनेगा, यूनियन ऑफ देम, हम सब बनेंगे यूनियन ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे आप, आगे की जो आप वीडियो में देखेंगे ना भाई, यूनियन ऑफ इंडिया, तब जाके हम अच्छे से समझेंगे वहाँ पे। यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स मतलब हमारा कंट्री, मतलब होल कंट्री, है ना दोस्तों। ये हुआ सेकंड पॉइंट में। अब थर्ड पॉइंट में क्या होता है ना दोस्तों, कि वेयर इन द सेट टेरिटरीज वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज और
सच अदर एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या होता है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा टेक्निकल टर्म है, वो इसको अच्छे से समझें। जो सेट टेरिटरीज है ना, जो ऊपर के टेरिटरीज हमने बोला था ब्रिटिश टेरिटरीज जो आना चाहते, ये सारे टेरिटरीज और इनके बाउंड्रीज होते हैं ना। पॉलिटिकल मैप आप जाके देखिए, पॉलिटिकल मैप आपको पढ़ना चाहिए, वहाँ पे बाउंड्रीज आप देखते होंगे ना दोस्तों, इन सब के बाउंड्रीज। अब ये सब कौन डिटरमाइन करेंगे, ये असेंबली डिटरमाइन करेंगे ऑन अकॉर्डिंग टू द लॉ। और किसके हिसाब से चलेंगे, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के हिसाब से चलेंगे। एंड इन सब के लिए अपना अपना ऑटोनोमस यूनिट्स बनाएंगे, हम रिटेन करेंगे with together with residuary powers and exercise powers and function of the government and administration safe and accept such powers and function as vested in assigned or the union as are inherent or implied in the union or resulting therefrom, है ना दोस्तों। अब इसमें कुछ टेक्निकल ये है ना पॉइंट है। इसमें क्या बोल रहे हैं, बोलने का मतलब कि भाई जितने भी सेट टेरिटरीज है ना, जो हमने ऊपर के सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था कि इन सब का जो है डिटरमाइन करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो आगे जाके हमारा संविधान बनता है, ये संविधान के हिसाब से चलेंगे। और इन सब को हम क्या दे देंगे, एक ऑटोनोमस यूनिट्स, अपना अपना इंटरनल ऑटोनॉमी दे देंगे, है ना, इंटरनल पावर का इंजॉय करने की अनुमति दे देंगे। बोलने का मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार होकर बन के आएंगे ना, तो हम इन सब को अपना अपना इंटरनल ऑटोनॉमी दे देंगे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लॉ बनते हैं वो इन सब जो टेरिटरीज इंडिया के अंदर, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आ रहा है, असाइन हो रहा है, वो सब इनके ऊपर लागू होंगे। ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है ना दोस्तों, वेयर ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर ऑर्गन्स, है ना दोस्तों। इस थर्ड पॉइंट में लिखा है कि जितने भी पावर अब इन सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, अब सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया मीन जब इंडिया आज़ाद होंगे ना, आज़ादी के बाद, है ना दोस्तों, दो देश आज़ाद होने के बाद सॉवरेन बनता है। अब सॉवरेन ये हम नेक्स्ट के प्रियम्बल में अच्छे से पढ़ेंगे, सॉवरेन जो हमारे प्रियम्बल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट की वीडियो में, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना वो दोस्तों, हेड ऑफ द स्टेट प्रियम्बल के अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे। वो अभी हम ज़्यादा फिर वीडियो लंबे हो जाएंगे ना दोस्तों। अब इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट का पावर है ना, वो यहीं के लोग ही बनाएंगे। दैट मीन्स एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेंगे और हमारा वो सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। और जितने भी पावर जो है ना, वो सब किसके पास ट्रांसफ़र करेंगे, हम अपने ही लोगों के पास, दैट मीन इंडिया के पास, इंडियंस के पास। ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखा है ना दोस्तों, फोर्थ पॉइंट ये हुआ। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है हमारा जो इंडिया है वो हम सब लोगों को दे देंगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन एंड एसोसिएशन एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। दैट मीन्स हमारा प्रियम्बल। इससे हमारा क्या होता है, आप थोड़ा बहुत आपने भी समझ लिया होगा कि आपने किसी भी एनसीईआरटी जब किताब खोलते हैं ना दोस्तों, एनसीईआरटी की किताब पहले खोलते ही वहाँ पे हमारा प्रियम्बल लिखा होता है। लिखने का मतलब है हम सबको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को अच्छे से समझना चाहिए। ये जो पॉइंट लिखा है ना, फिफ्थ पॉइंट, ये हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल जो है ना, वो हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। ऊपर के पॉइंट में भी बोला था ना दोस्तों मैंने सॉवरेन, ये वो हम नेक्स्ट की वीडियो में जहाँ हम प्रियम्बल पढ़ेंगे ना, एक एक पॉइंट्स को हम अच्छे से समझेंगे। ये हुआ फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है ना दोस्तों, कि एडुकेट सेफगार्ड देंगे, है ना। ये ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम ऊपर के जो नीचे के जो लोगों को हम अपलिफ्ट नहीं करेंगे ना, तब देश के अंदर है ना शांति नहीं आ सकते ना। इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या बोला कि हम जो नीचे के सेक्शन के लोग हैं ना, उनको अपलिफ्ट करेंगे, डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को, है ना लोगों दोस्तों, डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को हम अपलिफ्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ये एक पॉइंट था। बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइबल एरियाज़। और आज आप अभी जो हम हमारे देश के अंदर है ना दोस्तों, हमारे कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन देखिए आप, इतने हमें मतलब डिप्रेस क्लास हो या कोई ट्राइबल एरिया हो या बैकवर्ड क्लासेस हो, मतलब आज के टाइम में भी हमारा गवर्नमेंट सरकार जो है ना, अब कोशिश कर रहे हैं कि जितने हो सके नीचे से नीचे लोगों को हम अपलिफ्ट करेंगे। रिसेंटली एक आपने न्यूज़ पढ़ा होगा बैकवर्ड क्लासेस पे, और एक मतलब सुप्रीम कोर्ट में और एक मूव चल रहे थे ना दोस्तों, आपने ज़रूर देखा होगा। ये हुआ सिक्स्थ। सेवन्थ पॉइंट में क्या होता है ना दोस्तों, हमारा जो रिपब्लिक इंडिया जो है ना, चाहे वो हमारा ज़मीन हो,
चाहे वो हमारा पानी हो, ओशंस, इंडियन ओशन, पैसिफिक, ये क्या बोलते हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इन सब पे जितने भी है ना इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, भूगोल के क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तब के वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि लैंड के कितने, सी के अंदर मतलब कितना हम जा सकते हैं आगे तक, कितने नॉटिकल माइल जा सकते हो। हम जब भूगोल पढ़ाऊँगा ना मैं आपको वहाँ पे ज्योग्राफी, तब मैं आपको अच्छे से वहाँ बोलूँगा, ठीक है दोस्तों। सारा जो है ना एंड हम बनेंगे क्या लॉ ऑफ सिविलाइज नेशन, और हम एक सिविलाइज्ड नेशन है। अब नहीं चलेगा भाई, अब ब्रिटिशर्स का रूल ख़त्म हो गया। जाओ ब्रिटिशर्स, बुरी बिस्तरा ले लो, आप जाओ इंग्लैंड वापस। ये हो गया 7 पॉइंट। ये हुआ अब 8 पॉइंट। 8 पॉइंट में क्या होता है ना दोस्तों कि हम प्रमोशन करेंगे वर्ल्ड पीस के लिए एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंडिया जो है ना दोस्तों, आप देखिए जब से हमारा संविधान बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन बनी है 1950 में, 26 जनवरी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को बन के हमारा फोर्स में आया। अब मतलब आपने भी कहीं से पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, इंडिया का स्टांस जो है ना दोस्तों हमेशा न्यूट्रल रहा है, हमेशा। जितना भी मैं जब पढ़ता हूँ ना दोस्तों ऊपर नीचे की चीज़ें, मैं मतलब हमेशा देखता हूँ ना फ्रेंड्स कि इंडिया का स्टांस है ना हमेशा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए होता है, हमेशा। अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जब G20 के समिट कर रहे थे यहाँ पे बाली इंडोनेशिया में, 17 G20 समिट। इस G20 समिट में प्राइम मिनिस्टर जी मतलब जब बोल रहे थे ना कि भाई जल्दी से जल्दी यूक्रेन वार को सीज फायर की जाए, और या डिप्लोमेटिक, मैं सुनता मतलब जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं ना, हर किसी भी वर्ल्ड के अंदर मतलब किसी भी टाइप का युद्ध चल रहा होगा या किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स चल रहा होगा ना, हर प्राइम मिनिस्टर का मतलब यही स्टांस होता है कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया में अमन और शांति का रास्ता हो। इंडिया का स्टांस ये हमेशा रहा है। आप देख सकते हैं जब पहला प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट हमारा कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ना उनमें उनका नाम भी आता है। दोस्तों देखिए आप कि भाई जब द्वितीय युद्ध चल रहा था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार, तब बहुत सारे कुछ कंट्रीज़ ने, अब वो हम नया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किसी और की वीडियो में देखेंगे ना, तब से चला आ रहा है कि हमारा स्टांस हमेशा क्या रहा है, पीसफुल एंड कोऑपरेशन। ये आप देख सकते हो। अब इस पॉइंट में भी यही बोल रहा है कि भाई हमारा जो है ना कंट्री एंशियंट लैंड अटेंड्स इट राइटफुल एंड ऑनर प्लेस है ना, ये ऑनर एक प्लेस है भाई, हमारा जो धरती है वो हमेशा ऑनर प्लेस है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में है ना। इट्स फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन, हमारा हमेशा क्या स्टांस रहेगा, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, है ना दोस्तों। इसीलिए हम क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, पूरी दुनिया के सबसे बड़ा संविधान है हमारा इंडिया, है ना दोस्तों। यहाँ पे हर लोग, हर किसी तबके के लोग यहाँ पे जितना फंडामेंटल राइट इंजॉय करते हैं ना दोस्तों, मुझे नहीं लगता वो किसी कंट्री में हो रहा है। ये हमारा है मदरलैंड ऑफ इंडिया, हमारा भारत महान। दिस रेजोल्यूशन वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 को ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं। अब इस रेजोल्यूशन ने हमारे किस को शेप की दिया, हमारे प्रियम्बल को। यही हमारा प्रियम्बल मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना दोस्तों। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या करते हैं, मॉडिफाइड करके बना देते हैं। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद है चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। अब जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जब पास हुआ था ना दोस्तों, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, आप अपनी किताब को खोल के देख सकते हैं, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसमें कुछ प्रस्ताव इसमें करते हैं। अब इसमें क्या क्या चेंज होते हैं वो आप देखिए, 3 पॉइंट्स है, 3 मेजर चेंजेस। पहले हम ऊपर से देखेंगे। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, आप देखिए, सॉरी थोड़ा गला सूख गया, पानी पी रहा था। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेट अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइन इट। अब जो रिप्रेजेंटेटिव था ना, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, जो पहले की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब मीटिंग हुआ था ना दोस्तों, आपने जब पहला प्रिंसली स्टेट क्या हुआ था, 93 प्रिंसली स्टेट, वो
उस असेंबली में आए ही नहीं थे जब वोटिंग हो रहे थे ना दोस्तों, जो 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले, 73 फिर मीटिंग बुलाई, उसमें आया ही नहीं था। अब जो ये चेंज ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट की जब बात सुने ना राजा रजवाड़ों ने, भाग के आ गया कहाँ पे, असेंबली के अंदर। ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते से सब ज्वाइन हो रहे थे ये सारे प्रिंसली स्टेट्स। और क्या हुआ ना दोस्तों, 28 अप्रैल 1947 के टाइम आते 6 रिप्रेजेंटेटिव्स, 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आए, पार्ट बने किसके, असेंबली के। आफ्टर द जब माउंटबेटन प्लान आया था ना पार्टी, इस माउंटबेटन प्लान को कब आया, 3 जून ऑफ 1947 में। इसने क्या कर दिया, हमारे कंट्री को ही पार्टीशन कर दिया, है ना दोस्तों। एंड इससे क्या हुआ, मेजर प्रिंसली स्टेट्स असेंबली के अंदर आ गए, और मुस्लिम लीग भी आने ही था, क्योंकि वो मुस्लिम लीग क्या चाहते थे, अपना डोमिनियन पाकिस्तान चाहते थे, है ना दोस्तों। अब ये इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ना 1947 का, इसमें क्या क्या तीन मेजर चेंजेस आते हैं। इसमें क्या आता है, पहला कि भाई असेंबली को जो है ना, जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम बनाएंगे फुली। फर्स्ट चेंज जो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रेंड्स, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब जो पहला चेंज था ना दोस्तों, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लिखा है असेंबली वाज मेड, वाज के बाद मेड आएगा ना, असेंबली वाज मेड फुली सॉवरेन बॉडी। आप पहले पॉइंट में देख रहे हो ना, असेंबली वाज मेड, यहाँ पे आएगा मेड फुली सॉवरेन बॉडी। अब क्या कर दिया ना दोस्तों इसमें, कि जो असेंबली है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको बनाएंगे हम एक फुली सॉवरेन बॉडी। बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किस चीज़ को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। अब इस एक्ट में क्या होगा ना भाई, जो आगे के जितने भी हम रूल्स रेगुलेशन एक्ट है, किसी भी नियम को बनाना होगा ना, उसमें बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना के रखा था ना पहले, उसको हम एब्रोगेट करेंगे, ख़त्म करके फेंक देंगे और अल्टर करेंगे, और कहीं ना कहीं हम चेंज करेंगे ना, ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्ट में 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ चीज़ें हैं ना, बड़े चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पहले की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था ना भाई, जब हमने पहले दिन पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुआ है कुछ चीज़ें, इवेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस हुआ, जो ब्रिटिशर्स पहले से जब इंडिया में आए थे ना पहले टाइम 1600 में, ऐसे ट्रेडर बन के कुछ चीज़ें ऐसे इवेंट्स हुए ना दोस्तों, बहुत सारे इवेंट्स, एक्ट पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसा बहुत सारे एक्ट्स हुआ था ना पास। कुछ चीज़ें ऐसा भी है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड है ना। उसको क्या कर दिया इसमें, इस असेंबली में क्या बोला कि भाई हमारा अब असेंबली फुल सोवरेन होगा। अब जो चीज़ें ब्रिटिश ने बनाया था उसको ख़त्म करके एब्रोगेट करके फेंक देंगे, और कुछ चीज़ें हम अल्टर करेंगे, है ना, कुछ चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझा दिया। पहला पॉइंट, पहला चेंज ये कर दिया कि क्या कर दिया, असेंबली को फुली सोवरेन बना दिया। अब कोई बाहर के इंटरफेरेंस नहीं होना है भाई, होना ही नहीं है। अब इंडियंस को समझ आ गया था भाई, ये ब्रिटिशर कुछ नहीं देने वाले हैं। ये क्या करते थे, सिर्फ बड़े बड़े वादे करते थे, देता वेता कुछ भी नहीं था भाई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना 1914-18 तक, ये ब्रिटिशर उन तब से मतलब ये लोग मतलब कुछ वादे करते थे कि हम भाई ये करेंगे वो करेंगे, करता कुछ भी नहीं थे भाई। उनका यहाँ पे क्या था, बस यहाँ पे लोगों को डिवाइड करके रखना, लोगों को अलग अलग एंगल से, और यहाँ से धन दौलत पैसे कमाना, और अपनी ज़िंदगी को वहाँ इंग्लैंड में ऐश कर, है ना भाई। इनका यही है था। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है ना भाई, जो असेंबली हम जो फुली सॉवरेन बनाने जा रहे हैं ना, इसको बनाएंगे हम ऐसे लेजिस्लेटिव बॉडी। अब हमारे नियम हम खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, देखो, इस जो है ना असेंबली को हम 2 सेपरेट फंक्शन में हम सेपरेट करेंगे, 2 काम में। पहला काम हम क्या करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को हम बनाएंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या बोला भाई, अब जो ऑर्डिनरी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल देंगे ना, उसको हम इनेक्ट करने के लिए हम 2 काम, पहला हो गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, दूसरा हम लॉ को इनेक्ट करना, है ना दोस्तों। किसके लिए, हमारे कंट्री के लिए। दिस 2 टास्क परफॉर्म होने सेपरेट डेज। मगर क्या होगा ना दोस्तों, जो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी ना, वो नहीं होगा, अगले दिन फिर से लॉ को इनेक्ट की जाएगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं। इस तरह हम अलग अलग करके इन दोनों काम को करेंगे। द असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। अब ये असेंबली क्या होगा, फर्स्ट फ्री इंडिया के फर्स्ट पार्लियामेंट,
डोमिनियन लेजिस्लेचर है ना। डोमिनियन लेजिस्लेचर मीन्स अपना अपना डोमिनियन, अपना था ना इंडिया का डोमिनियन, पाकिस्तान का डोमिनियन लेजिस्लेचर। वेन एवर द असेंबली मेट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन के मिलेंगे ना पहली बार, फिर इंडिया के पहली बार मिलेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तब अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब हुआ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला काम था, फंक्शन। तब हम प्रेसिडेंट बनाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। आया आपको समझ? आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एंड इट मेड एज ए लेजिस्लेटिव, जब नियम को हम बनाने बैठेंगे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हम प्रेसिडेंट बनाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और हम जब पार्लियामेंट के अंदर होगा ना लेजिस्लेटिव बॉडी बन के, तब हम बनाएंगे चेयर किसको? जी.वी. मवलंकर जी को, जी.वी. मवलंकर साहब को बनाएंगे हम चेयर एज ए स्पीकर। आप बोल सकते हैं ऐसे स्पीकर, है ना दोस्तों। ये है सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। असेंबली वॉज मेड ए लेजिस्लेटिव बॉडी, जी.वी. मवलंकर को बनाएंगे हम क्या? इसे लेजिस्लेटिव बॉडी के चेयर करेंगे जी.वी. मवलंकर साहब। अब क्या होना दोस्तों, ये दो काम थे ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करना, ये कंटिन्यू रहा कब तक? 26 नवंबर 1949 तक, जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पूरा टास्क को ख़त्म ना हो। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते बनाते कब तक रहा? 26 नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनते बनते इतना टाइम हो गया था, ओवर हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन के काम को पूरा करने में, है ना दोस्तों। तब तक ये रहेंगे। ये हुआ चेंज बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट में, सेकंड चेंज। अब थर्ड चेंज में क्या होना भाई, जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे ना, हेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान एरिया इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, है ना दोस्तों, हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग मेंबर्स हैं ना दोस्तों, जो कहाँ से हेल करते थे, कहाँ से थे ये? पाकिस्तान से। इनको विड्रू निकाल दिया, कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहाँ से इनको निकाल दिया। कॉन्सिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली केम डाउन टू 299 हो गया। इससे जो इनको जब निकाल दिया ना, तो कहाँ से कहाँ कम हुआ? 289 से 299 पहुँच गए, है ना दोस्तों। 30 पहले कितना होता था? 389 ओरिजिनली था ना, जब कब बना था ये? अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, जब स्टार्टिंग पे हमने इस कंपोजिशन में पढ़ा था, कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था ना, तब कितने थे? 389। अब ये कम हो के कहाँ चला गया? 299, क्योंकि जो विड्रू कर दिया मुस्लिम लीग के मेंबर्स को, है ना दोस्तों। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन प्रोविंसेस फॉर्मरली ब्रिटिश प्रोविंसेस रिड्यूस टू, अब जो इंडियन प्रोविंस जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिया था ना 296, बाकी रेस्ट किसको दिया था? ये जो किसको बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट्स को। अब फॉर्मली जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में कितने थे हमारे? 296 थे ना दोस्तों, जो हमने पहले पढ़ा था। उसको कम करके कहाँ पहुँच दिया? इसको पहुँच गए 229 पे, और जो प्रिंसली स्टेट के 93 थे ना, उसको कर दिए 70। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंबर्स को क्या किया? विड्रू करके भेज दिया, है ना दोस्तों। ये हुआ आपके चेंज बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट के। कुछ टेक्निकल टर्म्स तो ज़रूर थे, मैं समझ सकता हूँ, बस अपने पास हार्ड कॉपी ज़रूर रखें। जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे ना, वहाँ पे जाके आप इजीली इसको हाईलाइट कर सकते हैं। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। पहले जो चैप्टर थे ना कुछ रेगुलेटिंग एक्ट, उसको मैंने थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में भी किया था, क्योंकि वो मैं समझ सकता हूँ फ्रेंड्स, ये भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि मुझे बहुत सारा इस पूरे किताब को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है ना फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अब मैं समझता हूँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, इसमें क्या था ये, मैं समझता हूँ हर इंडियंस के लिए ना, हर बच्चे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना, हमारा संविधान को अच्छे से समझना चाहिए। इसीलिए एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ, है ना फ्रेंड्स, डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और भी बहुत सारे काम हुए, अदर फंक्शन परफॉर्म। इसमें क्या हुआ ना, ऑर्डिनरी लॉज को बनाया गया। इसमें क्या हुआ कि भाई हम कॉमनवेल्थ नेशन बन के रहेंगे। कब से? मई 1949 से। कॉमनवेल्थ नेशन वो नेशंस हुए जो कहीं ना कभी ब्रिटिश के अंडर कॉलोनियल रूल के अंदर थे। ये हुआ कॉमनवेल्थ, हम रहेंगे भाई इसमें। अब इसके साथ जो है ना दोस्तों, कॉमनवेल्थ बन के रहेंगे। इसमें बहुत सारे फिर बाद में
क्रिटिक्स ने मतलब बहुत सारे ऊपर नीचे हो गया ना दोस्तों बात को लेके कि भाई जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों किया था ये वो ये। तो इसमें हमने कभी ना कभी हम एक दिन है ना किसी दिन हम एक वीडियो बना के हम आपको देने की कोशिश करूँगा ना दोस्तों। मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्या आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, किसी भी एग्ज़ाम को हैंडल करने के उस पर्सपेक्टिव से आपको पॉइंट्स को समझना है। दैट मीन्स कॉमनवेल्थ के नेशन हम कब बने थे? मई 1949। इसके बाद क्या हुआ, हमने हमारा अपना नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग को अडोप्ट किया जुलाई और 22 1947 में। हमने अपने नेशनल एंथम जनगण मन को अडोप्ट किया कब? 24 जनवरी 1950 को। हमने अपने नेशनल सॉन्ग को अडोप्ट किया 24 जनवरी 1950 में। इसके बाद क्या हुआ, हमने फर्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 24 जनवरी 1950 को, है ना दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ ना दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने टोटल किया था कितने? 11 सेशंस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। 11 सेशंस दोस्तों, ये नहीं कि मतलब एक दिन में बन गए, इसको कहीं टाइम लगी। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 मंथ्स एंड 11 महीने और 18 दिन टोटल लगे इतने टाइम बनाने में। और 60 कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है ना, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब के लिए दे दी है ना, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना देश, हमें दे दिया। और ये कहाँ कहाँ गए? 60 कंट्रीज़ दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल होता है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लाया था इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से फॉर एग्जांपल। इस तरह से ये 60 कंट्रीज़ गए थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए। उस समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था फ्रेंड्स, अब देखिए कैसे बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड टोटल लगे 64 लाख तब का 64 लाख। आज के टाइम पे बहुत कुछ होता है ना फ्रेंड्स। क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना फाइनल सेशन कंप्लीट किया, मगर ये एंड नहीं था, कंप्लीट किया है ना दोस्तों। और इसके बाद क्या होता है, प्रोविंशियल, हमारा अपना प्रोविंशियल पार्लियामेंट बनता है। 1950 में हमारा न्यू पार्लियामेंट, अब इंडियन पार्लियामेंट मतलब हमारा संसद शुरू होता है, लोकसभा राज्यसभा, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है 1951-52 में। इसके बाद हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको पहले ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई हम इसके बाद जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद है ना, किताब को तोड़ के छोटे वीडियो बनाएंगे। क्यों मैं बार क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बनाएंगे आप एक पॉइंट्स को अच्छे से समझें। एक पॉइंट्स को जब आप समझेंगे ना, मैं बोल दूँ आपको कहीं मतलब लाखों हज़ारों रुपए दे के ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी को एक पॉइंट से समझना है। जब इंडियन पॉलिटी को आपने एक बार अच्छे से समझ लिया ना, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वहाँ पे आपने हाइलाइटर से मार्क किया ना, फिर आप देखिए आपको ज़िंदगी भर पॉलिटी पढ़ने मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपने पास हार्ड कॉपी ज़रूर रखिए, हाइलाइटर ज़रूर रखिए, मज़े से पढ़िए, मज़े से इंजॉय करिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।